देखो ध्यान से देखो, अब देखिए, देखिए किताबों की शक्ति पढ़ा दी गई तुमको क्या? नहीं पढ़ाया है अभी? कहां तक पढ़ा दिया? अब देखेंगे किताबों की शक्ति। किताबों की शक्ति उस वक्त क्या थी? 18वीं शताब्दी के मध्य में लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया को बदल सकती हैं। क्या कर सकती हैं? बदल सकती हैं। अच्छा, उससे पहले क्या पे लिखा जाता था? तख्ती पर या बेल पत्रों पर। पढ़ाया नहीं होगा मैं सबने? तख्ती पर या बेल पत्रों पर या ताड़ पत्रों पर, मरे हो, बड़े पेड़ों की छालों पर, इस तरह से लिखा जाता था। अब जब 18वीं शताब्दी आई तो कागज बनना प्रारंभ हो गया। कागज बना, वैसे ही किताबें छपने लगी, कॉपियां छपने लगी। अब लोगों को लगा कि किताबें जो आई हैं वे दुनिया को बदल के रख देंगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा जाएगा, है ना। समाज को तानाशाही से मुक्त कर सकती हैं और ऐसा समाज बना सकती हैं जो तर्क और बुद्धि से शासन करेगा। कैसे? तर्क और बुद्धि से। पहले जो लोग शासन करते थे वो कैसे शासन करते थे? ताकत के बल पर। ताकत के बल कर। तानाशाही या तानाशाही क्या होती थी? बोलो बोलो। अगर बाबा प्रधानमंत्री है तो नाती प्रधानमंत्री बने, तानाशाही। समझ रहे हो? इसमें यह होता था कि जो शासन था एक ही परिवार में सिमट कर रह जाता था। राजा का बेटा राजा बनेगा, तानाशाही। जो शिक्षित है, समझदार है, वो नहीं। राजा का बेटा बुद्धू है, कुछ भी नहीं आता, लेकिन बनेगा वो ही। समझ रहे हो? अकबर के जो बाबर था, बाबर के पिता को मार दिया गया। उस समय उसकी उम्र महज 11 साल की थी। समझ रहे हो? 11 साल के लड़के को राजा बना दिया। अगर वहां का उस समय का मंत्री चाहता तो उसे काट के और खुद वहां का राजा बन जाता, नहीं बन जाता? और बहुत सारे उसके राज्य में और लोग नहीं होंगे? 11 साल के बच्चे की आज्ञा का पालन कर रहा है एक बहुत बड़ा, जैसे 50-60 की एज का कोई व्यक्ति है, वो 11 साल के बच्चे की आज्ञा का पालन कर रहा है। ये होता था। समझ रहे हो? अकबर का अंगरक्षक था बैरम खान। समझ रहे हो? अब देखो, फ्रांस के उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मार्सिये ने कहा था कि मैंने बोला अभी कि हमारे घंटे में हमारी किताब खुली हुई होनी चाहिए, मतलब खुली हुई होनी चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? याद कर ना, पहले वो देखो, वो नहीं है तो वहां समझो। हाँ समझो, बंद करो इसे। देखिए, अच्छा दिखाई दे रहा है ये? अब सही दिख रहा है? चलिए, फ्रांस के उपन्यासकार लुई सेबेस्टियन मार्सिये, कौन थे? लुई सेबेस्टियन मार्सिये ने कहा था कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। किसका? प्रगति का। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है? निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है? अंकुश ना हो। मेरे अंकुश जानते क्या होता है? अंकुश, हाँ, नो टेंशन। जैसे किसी के मम्मी पापा अगर गुजर जाए तो उसे डांटने वाला, समझाने वाला, मारने वाला, कूदने वाला कोई नहीं हो, वो बच्चा अपने आप को क्या समझता है? होता नहीं है, वो होता है अनाथ, है ना। लेकिन वो अपने आप को समझता क्या है? निरंकुश। जो मन सबसे, एक 8-10 साल का बच्चा होता है, उसे अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो अपने मम्मी और पापा से होती है। ये 15-16 साल का होगा, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दुश्मन कौन होगा उसका? सबसे बड़ा दुश्मन उसके समझाने वाला। मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, बड़ा भाई भी हो सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन होगा उसका वो। अगर वो कोई बात को समझाने वाली बात कहेगा तो वो उसे जहर लगेगी, लगती है ना। तो अगर वो सोचता है ये सब चले जाए तो मैं कैसा हो जाऊंगा? निरंकुश। समझ रहे हो? जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो वो कहलाता है निरंकुश। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो निरंकुशवाद चल रहा था, जो किसी की नहीं मानते थे, अपनी मनमानी करते थे, उनका अंत हो जाएगा किताबों के छपने से। समझ रहे हो? आगे देखो,
मर्सिये के उपन्यासों में नायक सामान्यतः पुस्तकें पढ़ने में बदल जाते थे। वे पुस्तकों की दुनिया में जीते और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। निरंकुशवाद क्या होता है? देखो, शासन की ऐसी व्यवस्था, निरंकुशवाद हमने समझाया, जिससे किसी एक व्यक्ति का संपूर्ण शक्ति पर अधिकार हो, उस पर ना तो कानूनी और ना ही संवैधानिक पाबंदी लगी हुई हो, यानी जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो, क्या कहलाता है? निरंकुश। अच्छा, अंकुश क्या होता है? अंकुश जानते हो? अंकुश क्या होता है? हाँ, अंकुश एक हथियार होता था, छोटा सा, इतना बड़ा। जब पहले हाथियों को चलाया जाता नहीं था, तो उनके कानों में वो होते थे जो उनको चलाता था हाथी, क्या बोलते उसे? पीलवान। वो इस पर बैठ के चलाता था, तो वो अंकुश रखता था, समझ रहे हो? और अंकुश से ही, अंकुश का मतलब जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को दिशा दी जा सके, अंकुश हो सकता है। जैसे हमारे पास अंकुश क्या है? डंडा। उसके पास क्या होता था? उससे बोलते थे अंकुश। कान में इधर को मुड़ाना तो यहां डाल के ऐसे खींच लेते तो इधर को मुड़ जाता था, इधर डाला तो इधर खींच लेते, ऐसे मुड़ जाता था, समझ रहे हो? जैसे एक बैल की बुग्गी बनाते थे पहले ना, अब तो बैल सब समझदार हो गए, सब उल्टे सीधे जो दो उन्हें मालूम नहीं है। कुछ दिन बाद दो बैलों वाले डल्लब खत्म हो जाएंगे, बैलगाड़ियां खत्म हो जाएंगी बिल्कुल। कैसी रह गई अब? एक बैल वाली है ना। और तुम्हें जब तुम्हें इससे दो बैल वाली किस किसने चलाई? चलाई तुम्हें किसी ने? दो बैल वाले बहुत पहले चलाए होंगे, है ना। दो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। एक तो दीपक, दिया। तुम में से दिया किस किसने देखा है? देखा सबने। आने वाली जो पीढ़ी है वो नहीं जान पाएगी दिया क्या होता था। अब नहीं जलता होगा, बहुत लगभग में 5% घर ऐसे होंगे जिनमें दिया जलाया जाता होगा, समझ रहे हो? क्या जलाया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चीजें, चाहे तो बिजली होगी चाहे बैटरी का सिस्टम होगा। पहले क्या होता था? एक मिट्टी के तेल का वो बनाते थे, इस तरह के टाइप की, एक शीशी होती थी गोल, जानते हो नहीं? इस तरह की होती थी गोल, उसमें वो शीशी कांच की होती थी। तो सिलेंडर बन गया है ना, कांच की होती थी, कांच की होती थी वो शीशी, कांच की। हाँ, वो स्प्रिट बोलते थे उसे, स्प्रिट। पंचलाइट, तुम्हारी इंटर की किताब में आया होगा पंचलाइट नाम का एक। हाँ, डिबरी, हाँ। और ये पहले ये होता था, इसमें यहाँ होता था एक वो, ये इस तरह का होता था पहले, जो शादियों में जलाया था। यहाँ लगाया जाता था मेंटल, समझ रहे हो? यहाँ जाता जिसकी शादी में अगर ये होता ना, तो वो बहुत पैसे वाला माना जाता था कि उसकी शादी में सिलेंडर वो आया है, सिलेंडर, समझ रहे हो? जलाने वाला। जिसके जो गांव में बड़ा आदमी, जो अगर जिसके पास ये होता था तो वो गांव में बड़ा आदमी माना जाता था, बहुत बड़ा आदमी, कि उसके भाई उसकी क्या कहनी, उसके घर पर सिलेंडर जल रहा है, गैस सिलेंडर, सिलेंडर बोलते थे। तो ये इसमें एक मेंटल लगाते थे, मिट्टी का बना हुआ होता तो मिट्टी का, हाँ, उसमें आग जलाते थे। आज जितना एलईडी बल्ब रोशनी नहीं करता, उससे कहीं ज्यादा रोशनी ये करता था, समझ रहे हो? पहले बारातें जो जाती थी 2-4 सिलेंडर डाल के ले जाते थे, वहां जगह एक व्यक्ति को स्पेशल जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, ले भाई तू सिलेंडर का मालिक है, तुझे जलाना है, गैस खत्म हो जाए तो भरवाओ, भी फुल भरवा के ले जाते तो वो भर के, वो दूसरे गांव में बेइज्जती हो जाती थी। आज की तरह मोबाइल थे नहीं, पहले केवल माचिस के भरोसे जाता था आदमी, बीड़ी पीता था। और जब बारातों में रात में जाते थे, उजाली रात होती थी ना, तो वहां दूसरे गांव की मालूम नहीं कहाँ क्या रास्ता कैसा है, तो वहां जगह ये होता था, जिस स्थान पर पानी भरा हुआ होता था वहां तो लगता था साफ जगह है, बिल्कुल क्लीन एकदम, समझ रहे हो? तो जो जूते पहन के जाते थे नए नए, वो वैसे जगह रखते थे जैसे कि उजाली रात में पानी चमकता है, ऐसा लगेगा बिल्कुल साफ जगह है यहाँ जगह। तो वहां कदम रखते थे उसमें कूद के, तो बस सुन जाते थे, सब बेकार हो जाते थे, समझ रहे हो? तो सिलेंडर की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। घोड़े बग्गी होती थी, बाजे वाले आए तो रंगशाला है, उस पर जनरेटर भी चलता है, सब काम होते हैं यार। तो आज का तो सबको मालूम ही है, पहले का जो सिस्टम होता था, साइकिल वाले बाजे थे, उसमें 2 लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना जाते थे,
और उनको एक एक पैक लगवाया जाता था। पैक जानते हो? हाँ, वो लगवाने के बाद में और भाई बेचारे इतने नाचते कि खड़ंजे की ईंटें तोड़ देते, समझ रहे हो? और जिसकी वहां गाना वाना नहीं बजता था, चारों लोग, चारों तरफ आदमी इकट्ठे हो जाते थे लोग। हाँ हाँ हाँ, बस एक एक ऐसे बजाता था गले में डाल के, और एक ऐसे होती थी ढोलक वाली, और दो नाचने वाले होते थे। बस साइकिल में ही होता था, एक बैटरी होती थी, छोटी बैटरी इतनी बड़ी, उससे वो डेक चलती थी, और ऐसे ही पू पू की आवाज करता रहता था, बस बाजे बाजे कुछ नहीं थे। और वो जिसकी शादी में वो जाती थी, वो बड़े घर का आदमी होता था, मेरे आए तो लाखों रुपए इसी में चले जाते हैं, चले जाते हैं। दिया क्या होता था, ये तो सिलेंडर की बात हो गई। दिया ऐसा होता था, इसी का एक थोड़ा सा छोटा रूप, जैसे कांच की कोई शीशी लेते थे, कांच की शीशी में ऊपर इस तरह का ढक्कन लगा हुआ होता था, इसमें एक सूती कपड़े की रस्सी डालते थे, धागा चीर जिसे बोलते हैं, उसमें आग जला देते थे। जो बाती यहाँ से इसे बोलते थे बाती, क्या बोलते थे? बाती बोलते थे। तुमने जलाई है, किसी ने बनाई है? हाँ, तो इसमें आग लगा देते थे। नहीं, सूती कपड़े की बनाई जाती थी, सूती कपड़े की। ये कांच की शीशी आती थी इतनी बड़ी, दवा वाली, वो वाली, तो वे फेंकते नहीं थे, इकट्ठी करके रख लेते कि दिया बना लेंगे, अरे। और जिसके किसी किसी घर में छोटा दिया होता था, उसमें ध्यान ये रखते थे कि रात को सोने से पहले बुझाते जरूर थे। डीजल मिलता था पहले, मिट्टी का तेल, 2 रुपए लीटर के हिसाब से, 3 रुपए लीटर के हिसाब से, तो वो दिया जलाने के लिए काम आता था। डीजल नहीं जलता था उसमें, मिट्टी का तेल जलता था, केरोसिन ऑयल जिसे बोलते हैं, समझ रहे हो? तो ये होता था। इनका क्रेज आजकल क्या है, बिल्कुल खत्म। देखो, अब क्या होगा, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि फ्रांसीसी क्रांति मुद्रण संस्कृति की देन है। इस संदर्भ में इतिहासकारों ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क क्या था, मुद्रण कला के विकास के कारण बौद्धिक चिंतकों के विचारों का प्रसार होने लगा। बौद्धिक चिंतकों जो महात्मा बुद्ध को मानते थे, उनके विचारों को आगे बढ़ाते थे, उनको प्रसार होने लगा। उनके लेखन ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। रीति रिवाजों के स्थान पर विवेक के शासन पर बल दिया। किसके शासन पर? विवेक क्या होता है? हाँ, ज्ञान का प्रसार करना या बुद्धि का प्रयोग करना, विवेक से। दूसरा, मुद्रा तकनीकी के बाद विवाद संवाद की एक नई परिपाटी यानी कि प्रथा को जन्म दिया गया। प्राचीन धार्मिक मूल्यों, संस्थाओं एवं रीति रिवाजों पर लोगों के बीच बहस और पुनर्मूल्यांकन का दौर भी शुरू हो गया। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाली साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन हुआ। किसका प्रकाशन हुआ? साहित्यिक रचनाओं का, काहे का? राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने, जैसे राजा का बेटा राजा, उसकी मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया, समझ रहे हो? जैसे आज बिहार में चारा चोर का बेटा बोलते हैं तेजस्वी के लिए। किनका बेटा है तेजस्वी यादव? लालू प्रसाद, लालू यादव, मेरे हो? तो ऐसे उनकी मजाक को उड़ाना प्रारंभ कर दिया। देखो, लोग भोग विलास से जीवन कहां पहुंच गए। देखो, कार्टूनों और कैरियरों, चित्रों के द्वारा यह बताया गया कि जनता को मुश्किलों में फंसी हुई है, जबकि राजशाही लोग भोग विलास से जीवन गुजार रहे हैं। और ये आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। जानते हो कि जो आम जनता है वो मुश्किलों में फंसी हुई है। कहां फंसी हुई है? मुश्किलों में। अभी एक कट्टा यूरिया के लिए सिर फोड़ रहे थे, एक दूसरे का फोड़ रहे थे। नहीं, कौन था उसमें? कोई नेता का बेटा था, कोई मंत्री का बेटा था, कोई विधायक का बेटा था, कोई प्रधान का बेटा था? नहीं, प्रधान की जुगाड़ बढ़िया है उससे। जो डीलर होता है वो बेचने वाला, यूरिया गोदाम वाला। तो वहां आम जनता, किसान लाइन में लगी हुई थी,
हाथ पैर टूट रहे थे लोगों के एक कट्टा यूरिया के लिए, सिर्फ एक कट्टा यूरिया के लिए, समझ रहे हो। और यूरिया कितने दिन बिकता है? मान लो साल में ज्यादा बिकेगा तो 6 महीने। एक साल में कितने दिन बिकता है यूरिया? 6 महीने बिकता है। और जो शराब बिकती है ना, रात और दिन 365 दिन बिकती है पूरी साल में। बिकती नहीं बिकती है? क्या किसी ठेका पर शराब ना मिलने की वजह से लड़ाई हुई? लड़ाई हुई नहीं हुई ना। ऐसा हुआ कि आज नादा ठेका पर शराब निबट गई, सो वहां लोगों ने हंगामा किया कि शराब चाहिए हमें, तो ये हंगामा होता है? नहीं होता है। तो जो 365 दिन बिक रही है वो चीज, वो खत्म नहीं हो रही। जो केवल 6 महीने बिक रहा है यूरिया, वो खत्म हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, आम जनता की मट्टी कट रही है ना कट रही है? कट रही है ना कट रही है? भाई आम जनता, किसान शराब पिएगा क्या? पिएगा? नहीं पिएगा। 10% 20% पिएंगे, समझ रहे हो। और बाद बाकी कौन पिएगा? राजशाही, बड़े बड़े प्रधान जी के बच्चे, समझ रहे हो। तो राजशाही जो लोग हैं, भोग विलास से जीवन गुजार रहे हैं। जनता जहां एक और रूसो और बाल्टवेयर को पढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर चर्च और राज्य का प्रचार भी पढ़ रही थी। राज्य और चर्च का प्रचार हो रहा था। जनता दूसरी ओर पढ़ रही कि राजा का जीवन कैसा हो रहा है, राजा के बेटे क्या कर रहे हैं। आज देखो किसी सरकारी स्कूल में सरकारी मास्टर का बेटा पढ़ता हुआ देखा है? नहीं पढ़ता है, बहुत कम। किसी नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? सरकारी स्कूल में सरकारी मास्टर होता है, मुंह में खैनी भरे हुए होता है ना। उसे कुछ पूछो क्या करता है ना। बहुत अधिकतर कुछ बहुत समझदार हैं जो नई भर्ती आई है। जो ऐसे कौन है मालूम है? ऐसे वो लोग हैं जो बिना क्वालिफाइड किए हुए पहुंच गए। नेताजी से जुगाड़ बढ़िया है, पेपर में पास हुआ कोई और पहुंचा दिए जुगाड़ वाले, समझ रहे हो। तो जब उन्होंने मेहनत ना करी है तो ऐसे ही काम करेंगे वो वहां जाके। और जो लड़का मेहनत करके जाता है, जैसे हमारे गांव का एक विद्यालय है, वहां एक सरकारी मास्टर साहब है सरकारी स्कूल के, वो इतने बेहतरीन व्यक्ति है, एकदम बिल्कुल प्योर 24 कैरेट का हीरा। 24 कैरेट का जो सोना होता है ना, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, समझ रहे हो। हाँ हाँ, नहीं हम हर व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे, हर व्यक्ति सही होता है अपने आप में, समझ रहे हो। कुछ कुछ होते हैं, एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर देती है। क्या सारे पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं? होते हैं? नहीं होते हैं। उसमें 4-6 भ्रष्ट होते हैं, वो ही उनको पूरे पुलिस का नाम बदनाम कर देते हैं। अब 4-6 जो भ्रष्ट होंगे, कुछ कुछ तो इतने ईमानदार होते हैं कि उनको देखकर डाउट होता है कि यार ये पुलिस में आ कैसे गया। इतने ईमानदार होते हैं। एक डीएसपी है संतोष पटेल नाम का, सुना हुआ, बहुत बेहतरीन है। वो अपनी आमदनी का लगभग 50% जनता में बांट देते हैं ऐसे। 50% डीएसपी है, डीएसपी लगभग में ज्यादा नहीं तो 1 लाख रुपए महीने कमाता है। और फिर इधर उधर से उसकी जो इनकम हो जाएगी लगभग 2-2.5 लाख हो जाएगी, तो 50% अपना जनता में ही दे देते हैं ऐसे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, समझ रहे हो। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि यार ये पुलिस में कैसे आ गए। कुछ ऐसे होते हैं, पुलिस का काम क्या होता है कि 2 रुपए की दलाली करना। क्या सब करते हैं दलाली? नहीं करते हैं, समझ रहे हो। पुलिस को कुछ कुछ स्थानों पर कुत्ता बोला जाता है, कुत्ता, जबकि जो हमारे देश के अंदर से रक्षा कर रहे हैं, अंदर से, समझ रहे हो। आंतरिक सुरक्षा ज्यादा जरूरी होती है बाहरी सुरक्षा से, क्योंकि जो हम जूते पहनते हैं, बाहर जो पत्थर होता है उससे ज्यादा परेशानी होती है। जूते के अंदर एक कंकरी ना हो छोटी सी, तो वो चलने नहीं देगी, तुमको चलने देगी। तो देश के बाहर जो लोग हैं वो तो आएगा सामने से, लेकिन देश के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है या उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, इन पर रोक लगाने के लिए कौन काम करता है? पुलिस प्रशासन, समझ रहे हो। बहुत बेहतरीन काम करती है हमारी यूपी पुलिस। लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर यूपी पुलिस को, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस का सिर नीचा हो जाता है उनको देखकर, समझ रहे हो। नहीं बेटा, हर जगह है, कुछ कुछ बेस्ट लोग हर जगह हैं। यहाँ क्या है, यहाँ नहीं, बदायूं जिले का मतलब क्या है, यहाँ अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, उनको पता है कि पुलिस एक हवा होती है, हवा। यहाँ देख लो ना, जैसे अगर मान लो आज से 5 साल पहले तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई हो और रास्ते में 2 पुलिस वाले जा रहे हो,
तो तुम बचना चाहोगे उससे कि कहीं हमें पकड़ ना ले। समझ रहे हो? एक आम आदमी को अगर पुलिस पकड़ती है तो वो भाग जाता है एकदम, वो उससे पूछेगा नहीं कि भाई तुम हम किस जुर्म में पकड़ रहे हो। जबकि पुलिस से ये पूछने का अधिकार है, पुलिस ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो पहले आपको वारंट दिखाएगी, देखो इस जुर्म में आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। या पुलिस आती है, कोई वारंट दिखाता है, उन्हें मालूम है, कोई जानता नहीं, कोई हमसे सवाल ही नहीं करेगा। समझ रहे? इस तरह का बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें होती हैं। आज भी जो लोग हैं राजशाही लोग मस्त की जिंदगी जी रहे हैं। पिस कौन रहा है? मध्य वर्गीय, मध्यम वर्गीय, हम तुम लोग। समझ रहे हो? आगे देखो, कुछ विचारों को स्वीकार करते थे तथा कुछ विचारों को नकारते भी थे। मुद्रण ने व्यक्तियों के सोचने की अलग संभावनाओं को विकसित किया। अब आते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में यूरोप की, आ जाओ इधर, देखो ये चल रहा है इसमें वीडियो। देखो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, दिखाई दे रहा है सबको? 19वीं शताब्दी में यूरोप की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। साक्षरता दर क्या होती है? पढ़े लिखों की संख्या। यूरोप को क्या है? यूरोप को क्या हमारा भारत यूरोप में आता था? नहीं आता था? आता है, आता था और आता है। यूरोप एक महाद्वीप है। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7। हमारा भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में। हमारा भारत आता है एशिया महाद्वीप में। और हमारे ऊपर जो शासन किया था वो थे यूरोप वाले। जैसे उधर फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, बहुत सारे देश हैं यूरोप वाले। ठीक है, तो ये कह रहे हैं 19वीं शताब्दी में यूरोप की साक्षरता दर में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में नए पाठक वर्ग शामिल हुए। बच्चे, महिला और श्रमिक। कौन कौन? बच्चे, महिला और श्रमिक। श्रमिक कौन होता है? मजदूर, मेहनत करने वाला व्यक्ति। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया, जिसे पाठकों की श्रेणी में बच्चे भी शामिल हुए। 19वीं सदी में महिला पाठकों, लेखिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। हाँ क्या है यहां देखो, फ्रांस में 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस या मुद्रालय स्थापित किए गए, जिससे बच्चों के लिए परियों की कहानी और लोक कथाएं प्रकाशित की जाती थीं। बाल पुस्तकें होती थी, छपती थी पहले। देखी तुमने बाल पुस्तकें? नहीं, बाल पहाड़ा नहीं, बाल पुस्तकों में वे सारी किताबें आ जाती थी। देखो उसमें राजा रानी की कहानियां होती थी। और अभी जो कक्षा 5 से नीचे की नैतिक शिक्षा आती है वो बाल पुस्तकों में ही आती है। नैतिक शिक्षा, उसमें ऐसी कहानी होती है कि बच्चे के दिल और दिमाग में बैठ जाती है वो कहानियां। हमने बाल पुस्तकें बहुत पढ़ी, बहुत। उसमें परियों की कहानी होती थी, राजा रानियों की कहानी होती थी, राजकुमारियों की कहानियां होती थी। गर्मियों को उस समय जब हम कक्षा 4-5 में पढ़ते थे, किताब पढ़ने का बहुत शौक था। कक्षा 4 में रामायण मन का 108, महाभारत 18 कांड और रामचरितमानस, ये चीज हमने कक्षा 4 में पढ़ ली। सब पढ़ाई करते थे। और जो छुट्टी का महीना होता था ना, जून का महीना, उसमें नागा की बाजार में, अब आता है नहीं आता मुझे ध्यान नहीं है इस चीज का, पहले आता था एक, ऐसा करते थे 7 दिन में 5 रुपए इकट्ठे करते थे। 7 दिन में, सोमवार को किताब बिकती थी तो 5 रुपए की किताबें आती थी, बहुत बड़ी किताबें मिलती थी। उसमें चुटकुले की भी होती थी और कहानियों की भी होती थी। तो जाके वहां जगह देखते, पहले बढ़िया करके आधा घंटा देखने में गुजारते थे, 5 रुपए की किताब लेके आते थे। 8 दिन में पूरी करी किताबियां, पढ़ाई के साथ साथ पूरी करने के बाद में फिर अगले 5 रुपए अगले और 8 दिन में इकट्ठे करे, फिर ले आते थे। अभी हमारे पास यहाँ नहीं है, उधर है, अंदर है, बहुत किताबियां पड़ी हुई। उससे क्या होता था कि जानकारियां मिलती थी। लेकिन आज की तरह ना ये क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये चीज नहीं थी। ये चीज क्या है, जब राजा और रानी की कहानियां हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग विस्तृत होता है, विस्तृत।
और जब टिकटॉक या ये चीज देखते हैं इंस्टा, तो इससे दिमाग ब्लॉक होता है। ब्लॉक का मतलब कमजोर, और उससे बढ़ता था। तो ये छापी गई थी कब? 1857 में बाल पुस्तकें छपवाना प्रारंभ कर दी। आगे देखो, तुम में से पढ़ी है किसी ने बाल पुस्तकें? ना पढ़ी है? पढ़नी चाहिए ना। देखो दिखाई दे रहा सबको कमल? देखो, जर्मनी के जिरेम बंधुओं ने कई वर्षों तक किसानों के मध्य में लोक कथाएं एकत्रित की, जिन्हें 1812 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। पेनी मैगजीन्स या एक पेशिया पत्रिका का प्रकाशन विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही किया जाता था। महिलाओं के लिए क्या कहता था? एक पेशिया पत्रिका या मैगजीन्स, ये महिलाएं पढ़ती थी, क्योंकि ये उचित व्यवहार और घर की देखभाल सिखाने वाले निर्देशों की भरपूर थी। उसमें क्या था? उचित व्यवहार की, महिलाओं को क्या व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए, किस तरह से समाज में रहना चाहिए। यूरोप में तो महिलाओं के लिए क्या है, उस समय सुकरात के समय की बात है, उनको, महिलाओं को यही नहीं मानते थे कि इनमें बुद्धि होती है, दिमाग होता है, मानते नहीं थे। अगर महिला घर से बाहर निकलती थी, उसके साथ में 5 साल का बच्चा होता था जरूर, या 5 साल का, 10 साल का, कोई संग जरूर जाता था। भैंस के समान मानते थे महिला को। किसके समान? भैंस के समान। आज भैंस को खूंटे से खोल दो तो पता ना किधर जाएगी। आज की भैंसें भी समझदार है, अपने खूंटे पर ही जाएंगी, है ना। पहले चरने वाली भैंस होती थी, उनकी तरह मानते थे वो लोग। यूरोप वाले महिलाओं के लिए बुद्धि नहीं मानते थे। अगर कोई मामला होता था तो कहते थे अगर 2 महिलाएं मिलकर गवाही देंगी तो उनकी गवाही पुरुष की आधी गवाही के बराबर मान्य की जाएगी। ये मानते थे यूरोप के लोग, समझ रहे हो। लेकिन बहुत शिक्षाओं को आगे बढ़ाया गया, समझदारी आई। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बहुत आगे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं पीछे हैं, समझ रहे हो। उधर पाकिस्तान है, आए दिन धमकी देता रहता है ना। वहां ज्यादा ना किया जाए, ज्यादा ना किया जाए। कश्मीर के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के 20 गांव की महिलाओं को पहुंचा दिया जाए गोबर पाथने के लिए। गोबर पाथते पाथते अगर श्रीनगर, इस्लामाबाद तक ना पहुंच जाए तब कहना तुम। अरे सब 20 घेर लेंगी, 20 गांव की महिलाएं 20 सब घेर लेंगी, और उधर से पाकिस्तान की सेना आएगी तो परात मारेंगी खोपड़ी में उठा के। हाँ, इधर समझ रहे हो। उन गांव की महिलाओं से बराबरी कोई नहीं कर सकता, समझ रहे हो। एक गोबर की जो परात होती है उसमें कितना वजन होता है? लगभग 50 किलो के आसपास वजन होता है। और एक महिला अगर दूसरी महिला बतलाने को मिल जाए तो कितनी देर खड़ी रहेगी? 10 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटा से ज्यादा। 1 घंटा से ज्यादा महिला खड़ी रहेगी। ये उसके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है। पुरुष खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ही खाली नहीं खड़ा हो सकता। पुरुष को बताने को मिल जाए तो कहेगा आ जाओ भाई बैठ लो, बैठेगा पहले। लेकिन महिला अगर गोबर लेके जा रही है ना, तो महिला खड़े होके पूरे 1 घंटे तक आराम से खड़े होके नो टेंशन बतलाती रहेगी। और जहां 2 महिलाएं इकट्ठी हुई वहां क्या होगा? तीसरी महिला की बुराई। अगले दिन चतुर्थ संग्राम शुरू, समझ रहे हो। तो ऐसे भारत सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के 20, अब वहां क्या है देखो, भारत सरकार को ये चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के 20 गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया जाए और उनको छांट छांट के। नंबर 1 की कुछ महिलाएं तो मोहल्ले परिवार में ऐसी होती है कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो उनको ले जाके वहां छोड़ दिया जाए, बस कुछ नहीं किया जाए, वहां परमिशन दे दी जाए कि भैया तुम गोबर पास हो आराम से, आराम से रहो, नो टेंशन। और ज्यादा नहीं, अब सेना पर कितना खर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें है ना, तो बे गोबर पाते पाते इस्लामाबाद तक पहुंच जाएंगे बहुत आराम से, समझ रहे हो। और उधर बॉर्डर है ना, कपड़े सुखाएंगे, कपड़े उस पर, हाँ कपड़े सुखाएंगे, अपने धोती सुखाएंगे। या बिजली के तारों पर सुखा लेते हैं, वो क्या है,
समझ रहे हो? तो महिलाओं को ये चीज ये पढ़ाने को दी जाती थी, मैगजीन्स और एक पैसिया। इसमें क्या होता था, इसमें ये चीज होती थी कि उचित व्यवहार और घर की देखभाल सिखाने के निर्देश थे महिला को। अब नहीं, महिला को क्या है, उचित देखभाल, घर की देखभाल और उचित व्यवहार, बढ़िया व्यवहार करना चाहिए महिला को, नहीं करना चाहिए, है ना? हाँ, लगभग गृह विज्ञान में उतनी चीज नहीं है। गृह विज्ञान तो तुम्हारे जीवन में भी बहुत काम आने वाली है। गृह विज्ञान में बहुत सारी चीजें तुम्हें भी सीखनी चाहिए। जब हम वहां गृह विज्ञान बढ़ाते हैं तो लड़कों भी बढ़ा लेते हैं, आ जाओ तुम भी, भैया देते। चलो पढ़े करो तुम भी अगर टाइम हुआ करे तो। देखो, जैन ऑस्टिन ब्रांट बहने, ये था जैन ऑस्टिन ब्रांट बहने, एनी एमली और चार्लेट जॉर्ज एलियट आदि इस काल की महत्वपूर्ण लेखिकाएं थी। इनके लेखन से नारी नया व्यक्तित्व उभरा, जिससे अपनी इच्छा शक्ति तथा गहरी सूझबूझ थी। पुस्तकों को किराए पर देने वाले पुस्तकालय 17वीं सदी से ही अस्तित्व में आ गए। पुस्तकों को किराए पर देने वाले पुस्तकालय, क्या पुस्तकालय क्या होता था? जैसे लाइब्रेरी मान लो। नहीं, लाइब्रेरी आज की समय की लाइब्रेरी तो अंग्रेजी में बोलते हैं पुस्तकालय के लिए। आज के समय में डिजिटल लाइब्रेरी है ना, पहले पुस्तकों वाली होती थी, समझ रहे हो? उसमें किताबें रखी जाती थी। किताबें रखने के बाद में होता ये था कि बच्चा वहीं जाता था, पढ़ता था, पढ़ के वहीं छोड़ के चला आता था। किताबें महंगी हुआ करती थी, एक आम आदमी के बजट से दूर होती थी, समझ रहे हो? गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ सज्जन व्यक्तियों के द्वारा जो समाज की सेवा करना चाहते थे, उनके द्वारा एक पुस्तकालय खोल दिया जाता था। उसमें बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया किताब होती थी। बच्चे जाते थे, बैठ के पढ़ते थे, वहीं जगह पढ़ के वहीं छोड़ के चले आते थे, समझ रहे हो? कुछ कुछ महानालय ऐसे होते थे कि कोई देख तो नहीं रहा, कैमरा तो थे नहीं आज के समय। आज तो कैमरा आज का, ऐसे नजर घुमाओगे ना तो भी दिख रहा था कि कौन नजर किधर घुमा रहा है, समझ रहे हो? कुछ ऐसे होते थे गधे की किताब रख भी लाते थे, समझ रहे हो? देखो, 19वीं सदी में इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूर, दस्तकारों एवं निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। किसको? सफेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों, निम्न वर्गीय, नीचे वर्ग के जो लोग थे उनके लिए किया गया। मजदूरों को अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा समय निकालने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे एवं आत्मकथाएं लिखी। राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं। आत्मकथा क्या होती है? अपने बारे में एक कथा लिखना, समझ रहे हो? शुरू में अपनी आत्मकथा लिख दो, कोई व्यक्ति उसे पढ़ना पसंद करेगा। बहुत सारे लोगों ने लिखी है, समझ रहे हो? ये थोड़ी ना है कि तुम आराम से आत्मकथा लिखो और उल्टे सीधे काम करके जेल चले जाओ, बात खत्म, आत्मकथा लिख के चले गए। नहीं, महान कार्य करो। एक तुम महान व्यक्ति हो, अपनी आत्मकथा लिखो। दूसरे द्वारा भी लिखी जाती है, इसे बोलते हैं जीवन परिचय। देखिए, नई तकनीकी परिष्कार 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगी। 19वीं शताब्दी के मध्य में न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का निर्माण किया, जिससे प्रति घंटे 8000 शीट या प्रतियां छापी जा सकती थी। एक घंटे में कितनी? 8000। कितनी बढ़िया काम था, समझ रहे हो? ये छपाई समाचार पत्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी थी। 19वीं शताब्दी के अंत में ऑफसेट प्रेस विकसित हुई, जो एक समय में 6 रंगों की छपाई कर सकती थी। कितने रंगों की? 6 रंगों की। ये काम बढ़िया था, बहुत बढ़िया। आ जाओ। देखिए, 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाली प्रेस छपाई गति में तेजी से आई तथा कागज डालने की विधि में भी सुधार हुआ। पुस्तकों को बेचने की रणनीति, देखो पुस्तकों को बेचने की रणनीति क्या बनाई? 19वीं सदी में किताबें बेचने के लिए कुछ नई रणनीतियां बनाई गई, जिनमें प्रमुख उपन्यासों
को धारावाहिक के रूप में छापा जाना था, धारावाहिक के रूप में। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय किताबों को एक सस्ती श्रृंखला जिसे बोला गया था शिलिंग श्रृंखला के अंतर्गत छापा गया था। किसके? शिलिंग, सस्ती कर दिया, ज्यादा सस्ती कर दिया, लोगों ने आराम से खूब खरीदी आराम से, फिर उनका महत्व कम होने लगा। देखो भारत का मुद्रण, देखो 30 के आर्थिक मंदी के कारण प्रशासकों द्वारा किताबों के सस्ते पेपर बैग या अलजे संस्करण छापे गए। भारत का मुद्रण संस्कार क्या था? मुद्रण संस्कृति का भारत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। यह साहित्यिक पहले पांडुलिपि में उपलब्ध था, अब वह मुद्रित रूप में आने लगा। इस परिवर्तन के धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसों, वाद विवाद पर चर्चा को नया आयाम दिया। उपनिवेशिक शासन व्यवस्था को चुनौती देने में भी मुद्रण संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियां, यानी इससे पहले की क्या रखा जाता था? भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई चीजें। पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा भी पांडुलिपियों ताड़ के पत्तों, अभी मैंने बताया किस पत्ते पे लगाया जाता था? ताड़ के पत्ते। ताड़ का वृक्ष देखा है? अभी देखा नहीं तुमने? कैसा होता है? अपने अपने स्कूल में लगे हुए ताड़ के 2 वृक्ष देखें। हाँ, यहाँ भी लग रहा होगा। उसका पत्ता इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है उसका पत्ता, ठीक है। नहीं, पत्तल तो उसकी तो 3 पत्तल बन जाएंगी एक पत्ते की। हाँ, बहुत सारी और चीजों की बनती है, क्यों? पत्तल जो बनती है वो पत्ता ऐसा होता है, थोड़ा मोटे आकार का होता है। पत्तल जो बनाई जाती थी वो दूसरा पत्ता होता था। हाँ, उसमें देखो बरगद के पत्ते आते थे, बहुत सारे तरह तरह के पत्ते आते हैं पत्तल वाले में। वो एकदम प्योर होती थी, प्योर। लेकिन आजकल जो केमिकलों द्वारा युक्त की जा रही है, ये सही है क्या? नहीं, हमारे हिसाब से बेकार है, ठीक है। लेकिन अगर जमाने के हिसाब से देखा जाए तो सब सही है। देखो, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। पांडुलिपियां महंगी होती थीं तथा ये जल्दी से नष्ट भी हो जाती थी। पांडुलिपियों को बहुत सावधानी से आगे। आज के लिए इतना ही रहने दें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अब क्या रह गया तुम्हारा?